हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। सो आज इस वीडियो व्लॉग में मैं कुछ कमेंट रीड करने जा रहा हूँ। काफ़ी मज़ेदार अच्छे कमेंट आते हैं कुछ कुछ मेरे वीडियोस में, तो मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं सोचता हूँ क्यों नहीं आप लोगों के साथ उनको रीड करके साथ में एंजॉय करते हैं थोड़ा सा। लेट्स बिगिन। तो सबसे ऊपर कमेंट है विकी कौशल का। विकी कौशल, सोचिए मैं कितना बड़ा आदमी बन चुका हूँ कि विकी कौशल स्वयं मुझे कमेंट कर रहे हैं। आरआरआर रिव्यू में उन्होंने कमेंट किया है कि आपको फिल्म पसंद नहीं आया इसलिए फॉर सम अननोन रीजन जैसे फिलर वर्ड यूज करके कुछ भी बकवास कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपने सोचा कि ये बाहुबली ऐसी मूवी है विच इट इज़ नॉट। चलो, हर किसी के खुद की ओपिनियन होता है। मुझे लगता है इन्होंने बेइज्जती करने के लिए शायद ये कमेंट शुरू किया था, पर बेइज्जती करते करते इनको रियलाइज हुआ कि चलो यार, क्या क्या ही इतनी बेइज्जती करनी है, तो उन्होंने अपने आप को एक अच्छे मैच्योर इंसान की तरह फिर एंड में लाइन को खत्म किया। तो अगर आप बेइज्जती करना शुरू कर रहे हो तो फिर गो अलोंग द वे, रुको मत, करते रहो। फॉर सम अननोन रीजन भाई इसलिए यूज करा जाता है कई बार, क्योंकि जब आप फिल्म देख के आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसका एनालिसिस सही तरीके से कर पाएं। अब मैं बाकी यूट्यूब रिव्यूअर्स की तरह एक डिसऑनेस्ट ओपिनियन दूं, जबरदस्ती की एक ओपिनियन बना के दूं कि उसमें ये प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी। मुझे पता है किसी को भी ना सिनेमेटोग्राफी समझ में आती है, ना एडिटिंग समझ में आती है, ना डायरेक्शन या स्टोरी लाइन इस तरह समझ में आती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको ज़बरदस्ती कुछ वर्ड्स देने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है, पर आपको रीज़न नहीं पता होता है कि वो चीज़ क्यों नहीं अच्छी है। कई बार आप किसी से मिलते हो और उसकी पर्सनैलिटी प्लीज़िंग नहीं होती है। यू डोंट नो व्हाट यू डिसलाइक इन हिम, बट एक अपरेंट डिसलाइकनेस हो जाती है। तो पिक्चर में राजमौली ने बहुत मेहनत की थी, जूनियर एनटीआर ने मेहनत की है, सबने मेहनत की है। वो बहुत बड़ी फ़िल्म है, बहुत बड़े कैनवस से बनी है, बहुत पैसा लगाया और मुझे पता है सबने बहुत मेहनत की है। फ़िल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो इसलिए जब मुझे पसंद नहीं आ रही है तो मुझे कन्फ्यूजन होगा कि भाई मुझे क्यों नहीं पसंद आ रही है। आई वाज़ स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट द रीज़न। जो केजीएफ वाले वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने उसको थोड़ा-थोड़ा फिगर आउट करने की कोशिश की है कि शायद मेरे प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, शायद मेरी पुरानी अंडरस्टैंडिंग है फ़िल्मों को लेके, जिसकी वजह से शायद मुझे ये फ़िल्में पसंद नहीं आ रही। क्योंकि मैं भी इरिटेटेड था कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि यार सबको पसंद आ रही है, मुझे क्यों नहीं पसंद आ रही? क्योंकि मैं भी सबके साथ उस पिक्चर को एन्जॉय करना चाहता हूँ, पर नहीं कर पा रहा था। सो दैट वाज़ नॉट समथिंग व्हिच आई वाज़ विशिंग फॉर। ठीक है? तो ये था। तो सम अननोन रीज़न इसलिए बोला था और कोई फिलर वर्ड नहीं है। हा, 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 लव द रैंट। अच्छा, उससे पहले इन्होंने ये मैसेज किया, हा, हा, लव द रैंट। तो रैंट अच्छा भी लगा है, फिर गाली बक रहे हो। भाई तू अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी सही कर। मतलब पता नहीं क्या हो रखा है तुम्हारी ज़िंदगी में। इतना कन्फ्यूजन, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन। रेडियो संबलपुरी, सेम एक्सपीरियंस एज मी। ऐसा लगा कि एक बहुत कॉस्टली रिसेप्शन में खाने में महंगी महंगी चीज़, मीट डिलीशियस फूड परोसा गया, बट खाने में ना रोटी ना चावल ना दाल। हाँ, कुछ ऐसा ही, मतलब अच्छा मेटाफर इस्तेमाल किया। मैंने नीचे मैसेज भी किया है आज, मैं पढ़ रहा था इसको, बड़ा अच्छा मैसेज लगा मेरे को कि हाँ, 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 नाइस मेटाफर, यू विल बी अ ग्रेट राइटर समडे। मेटाफर यूज़ करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है बिकॉज़ यू हैव टू विजुअलाइज़ एंड कंपेयर टू सिचुएशंस। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इट्स वेरी गुड दैट ही एक्सप्लेन्ड इट इन सच अ मैनर। संजय मौर्य लिखते हैं, मैंने शायद भाई आप जितनी मूवी ना देखी हो, बट मुझे ये मूवी एवरेज लगी और आपने सही कहा कि अटेंशन स्पैन हमारी जनरेशन में काफ़ी कम हो गया। आई थिंक जैक स्नाइडर की 300 मूवीज से काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है प्रशांत नील और उस एस एस राजमौली पर। इन दोनों मूवीज देखने के बाद ऐसा लगता है सेम स्लो मोशन शॉट्स और क्विक शॉट्स विद स्लो ओवर हाइप नरेशन। भाई मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आपकी तरह मुझे भी आर्ट विद कमर्शियल मूवी बनाने का कीड़ा जागा है, लेकिन भाई केजीएफ और बाहुबली ऐसी मूवी नहीं। तुम्बद या सत्ता, गैंग्स ऑफ वासेपुर, लंच बॉक्स, मसान, इन तरह की मूवीज बनाना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की मूवीज ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पर बहुत चलती हैं लेकिन पैसा नहीं कमा सकते। ऊपर से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में कुछ खास पैसे नहीं मिलते। क्या करें, केजीएफ बनानी है और के डी डब्ल्यू गैंग्स ऑफ वासेपुर से घर नहीं चलने वाला। हाँ, ये तो सच्चाई है और ये सच्चाई मैं अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है और ये चीज़ समझने में बहुत समय लग जाता है लोगों को कि आप जो बनाना चाहते हैं और पब्लिक जो दिखना चाहती है, कई बार उसमें बहुत डिफरेंसेस होते हैं। आपकी अपनी लाइफ़ है, अपनी थिंकिंग है, अपनी बिलीफ्स हैं और वो कै आपके एनवायरनमेंट से, आपके बैकग्राउंड से, आपके आपके अपब्रिंगिंग से तय होती है कि आपको किस तरह की चीज़ें पसंद हैं। और कई बार ऐसा होता है साइकोलॉजिकली। आप आयन रैंड की एक किताब है, नाम भूल गया अगेन। बहुत पतली सी किताब है, बहुत मोटी किताब नहीं है, एन रैंड की। उसमें उन्होंने लिखा है कि ह्यूमंस हैव दिस इमेंस डिजायर
to belong to a club, to an exclusive club of which there are very few members. So ऐसी फिल्में जो कभी कभी क्रिटिकली एक्लेम्ड होती हैं या बहुत कम लोग जिन्हें देखते हैं, हम उनको डीप डाउन इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि हमें वो एक्सक्लूसिविटी वाली फीलिंग पसंद आती है कि सबको पसंद आ रही है, हमको नहीं. सो वी आर a little bit different from other people. So that is the thing. So but हर किसी का अपना जॉनर भी होता है, ये भी सच्चाई है कि रामगोपाल वर्मा का अपना जॉनर है, उनकी फिल्में अलग तरीके की होती थी. हाँ, करण जौहर का अपना जॉनर है. ट्रेंड्स भी आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो समय के साथ समझने पड़ते हैं कि आप किस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं. और जहाँ तक ये अटेंशन स्पैन की बात है, मैंने उसको नेगेटिवली नहीं कहा था केजीएफ वाले व्लॉग में. मेरा मतलब ये था कि मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज वर्किंग राइट नाउ. सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आफ्टर अ वाइल ना ये सारा पैशन वैशन ना घुस जाता है. जैसा कि आपने लिखा है कि पैसा नहीं मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में, ऑफ कोर्स नहीं मिलता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ मनी मेकिंग बिजनेस. एवरी बिजनेस इज मनी मेकिंग बिजनेस. इवन थिएटर में भी जब आप जाओगे तो वहाँ पे लोग पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, आपको बताएंगे नहीं पर पैसे के लिए काम कर रहे हैं. मैं थिएटर में काम करता था जहाँ के जो ओनर थे थिएटर के, उनको गवर्नमेंट से साल में लाखों का ग्रांट मिलता था, पर वो जो आर्टिस्ट थे उनको नहीं बताते थे. उनको तो वो 3-3 हजार 4-4 हजार रुपये महीने में काम करवाते थे. आप समझ लो, एक्सप्लॉयटेशन थिएटर में भी है. ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है कि आप पैसा होता नहीं, उनके पास पैसा होता है. कई बार स्पॉन्सर्स पैसा देते हैं पर वो बताते ही नहीं एक्टर्स को और उनसे काम कराते रहते हैं. तो बेसिकली फंडा ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स मनी, व्हाट इंटरेस्ट पीपल, बिकॉज इट इज ऑलवेज अबाउट कंज्यूमर्स, इट इज ऑलवेज अबाउट पीपल, ऑडियंस. आपको ये समझना पड़ेगा. जिस दिन आप ये समझ जाओगे उस दिन आप अच्छी फिल्म बनाने लग जाओगे. इवन सत्या भी एक गैंग्स ऑफ वसेपुर टाइप का ही कॉन्सेप्ट था. गैंग्स ऑफ वसेपुर के जो डायरेक्टर अनुराग कश्यप, वहीं से उन्होंने सिनेमा भी बहुत सारा सीखा भी था. रामगोपाल वर्मा के अंडर में सत्या के सेकंड यूनिट असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे और बहुत सारे सीन शूट भी किए थे सत्या के उन्होंने. तो कहने का मतलब ये है कि वो पिक्चर कमर्शियल भी थी और रियलिटी के नज़दीक भी थी. तो वो दोनों ही चीज़ों का अच्छा कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से वो पिक्चर अच्छी बनी थी. बेस्ट ऑफ लक फॉर यू. अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो काम करते रहो बढ़िया, अपनी साइड बाय साइड फिल्में बनाते रहो. जैसे कि हैदराबाद ब्लूज बनाई थी उस डायरेक्टर ने. हैदराबाद ब्लूज किसने बनाई थी भाई? नाम आजकल मैं बहुत भूल जाता हूँ, पता नहीं डेल कार्नेगी का असर खत्म हो गया. नागेश कुकनूर, हाँ नागेश कुकनूर ने बनाई थी हैदराबाद ब्लूज. नागेश कुकनूर वाज इज अ वेरी साउंड टेक्नीशियन. ये मुझे एक बहुत बड़े फिल्म स्टूडियो के टेक्नीशियन ने ही बताया था कि नागेश कुकनूर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नीशियन दैट यू कैन फाइंड इन फिल्म इंडस्ट्री. उनको सब नॉलेज है, मतलब सराउंड साउंड की 5.1 7.1, एडिटिंग कैसे होती है, डबिंग कैसे होती है. ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को तो कुछ नहीं पता होता, वो आते हैं काम करते हैं चले जाते हैं. नागेश कुकनूर को बहुत नॉलेज है, दैट्स व्हाई हिज फिल्म्स आर गुड. अभिषेक साहू, हाँ इन्होंने काफ़ी बेहतरीन सा कमेंट किया है. आई हैव वॉच्ड मोर देन 100 वीडियो ऑफ योर्स. अच्छा, वॉट आई नोटिस इज डैट यू आर लिटिल डिप्रेस्ड. वाह, मेरे 100 वीडियो देख के आपको सब कुछ पता चल गया मेरे बारे में. आपकी बातें सच्चाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखती. अच्छा, ऐसा लगता है इंडस्ट्री से बहुत खुन्नस खा के फ्रस्ट्रेट होकर चैनल को खोला है. डू यू थिंक पीपल आर फूल? मे बी डीप डाउन बहुत प्रॉब्लम्स, मेंटल साइकोलॉजिकल बहुत प्रॉब्लम्स है. आपने फिगर आउट कर लिया, मैं तो कर ही नहीं पाया. पीपल कैन सेंस इट व्हाई यू आर मेकिंग सच वीडियोस. यस, एवरीवन कैन सेंस इट, तभी तो सब्सक्राइबर नहीं है भाई. प्लीज टॉक इन रियलिटी. क्यों भाई, मेरा चैनल है, मैं फूलिश डिप्रेस्ड और खुन्नस वाली बातें करूंगा. मेरा चैनल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है. नो वन इज पेइंग मी. तू मुझे पैसे पे कर, फिर तू जैसे बोलेगा मैं वैसे वीडियो बनाता हूँ. हैव द सेंस. है ही नहीं, सेंस है ही नहीं भाई साहब. Don't talk nonsense. I will. My channel, my nonsense. I do acknowledge that your videos are informative, but few बकचोदीज of yours make the informative video का कचरा. Hope कुछ अच्छा वीडियो बनाओगे. मैंने उसमें स्माइली लिखा है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे ऑक्सीमोरोनिक इडियोटिक कमेंट का मैं कैसे रिप्लाई करूँ. अच्छा, आपने मेरे 100 वीडियोस देखे हैं और उसके बाद आपको ये कंक्लूजन निकाला कि मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, ऊपर से मैं डिल्यूजनल हूँ, ऊपर से मैं नॉनसेंस बोलता हूँ, ऊपर से बकचोदी बोलता हूँ और मैं रियलिटी नहीं बोलता हूँ. अच्छा, मतलब मुझे नहीं पता आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने कौन से कद्दू में तीर मारे हैं ज़िंदगी में, मुझे नहीं पता. कि मतलब मैं जो इंडस्ट्री के एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ वो सब झूठे हैं. मतलब अपने मन से कुछ भी मैं कहानियाँ बनाता रहता हूँ. घर पे बैठा रहा हूँ मैं 10 साल, मैंने कहीं इंडस्ट्री में काम नहीं किया. जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं सब झूठी हैं, सच्चाई है. जो फोटोज़ मैंने दिखाई हैं वो सब मॉर्फ्ड हैं. जो मेरे इंस्टाग्राम में फेसबुक पर पड़ी है फोटो लोगों के साथ, वो भी सब मॉर्फ्ड है. जो फिल्में बनाई हैं वो भी सब झूठी है, दूसरों की फिल्मों में मैंने नाम लगा दिए हैं. तो बेसिकली मैं झूठा हूँ. तो आपने 100 वीडियोस देखे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी से अभी आप इस चैनल को ब्लॉक कर दें, क्योंकि ये चैनल ना आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है और मेरी बातें नॉनसेंस बकचोदी सुन सुन के आपको मेंटली इतना परेशान किया मैंने. मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं अपोलोजाइज करता हूँ उसके लिए कि मैंने इतना परेशान किया आपको ऐसे गंदे वीडियोस बना के. मत देखो,
मतलब लिटरली देखना बंद कर दो ऐसे वीडियोस, आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है कि आप ऐसे गंदे लोगों के वीडियोस देखना बंद करें। और जो रियलिटी की बातें नहीं करते उनकी उनकी बातें सुनो ही मत। बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके जो रियलिटी की बातें करते हैं, आप उनकी उनकी बातें सुनो। ऐसे 22-22 साल के लड़के जो फ़िल्म मेकिंग की रियलिटी बताते हैं या फ़िल्म इंडस्ट्री की रियलिटी बताते हैं 22 साल में, और कभी मुंबई नहीं गए, कभी इंडस्ट्री में काम नहीं किया, वो बताते हैं रियलिटी। आप उनके चैनल देखिए और वो आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बताएँगे। और ये लिखने का ज़रूरत मतलब था, आई डू एक्नॉलेज दैट योर वीडियोज़ आर इन्फॉर्मेटिव। या तो देखो मैं बकचोदी कर रहा हूँ, या तो मैं डिल्यूज़नल हूँ, डिप्रेस्ड हूँ। तो इन्फॉर्मेटिव कैसे हो सकते हैं मेरे वीडियोज़? मतलब मैं करना क्या चाह रहा हूँ या तो बोलना क्या चाह रहा हूँ? अगेन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने कमेंट्स में देखी है। इसीलिए केजीएफ का जब मैंने वीडियो बनाया था, मैंने ये बोला था कि पहले पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद समझने की कोशिश करना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो बेसिकली क्या है कि जब मैं ऑनेस्टली कुछ बोलता हूँ ना, तो अगर कोई चीज़ आपकी इच्छाओं के विरुद्ध जाती है, कोई चीज़ आपके जो आपने सोचा हुआ है कि दुनिया ऐसे चलती है, उसके विरुद्ध जाती है, तो आपको इरिटेशन होता है। और आपको लगता है, आप अपने आप को ब्लेम करने के बजाय, दुनिया को ब्लेम करने के बजाय, जो बोल रहा होता है, जो इन्फॉर्मर होता है, आप उसी को गाली देने लग जाते हो। तो मैं तो एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको एक्सेप्ट नहीं करते हो, एक्सेप्ट करते हो, वो आपके ऊपर है। पर मैं अपनी थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, वो बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, और मैं हर वीडियो में बोलता भी हूँ कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। भाई मेरे थॉट प्रोसेस है, आप उसमें से जितना यूज़फुल निकाल सकते हो, निकाल लो। और नहीं आपको सही लगता है तो उसको छोड़ दो। ये तो हर चीज़ पे अप्लाई होता है भाई। एलोन मस्क की लाइफ में एलोन मस्क ने हज़ारों कोट्स कहे हैं, हज़ारों चीज़ें बोली है। ज़रूरी नहीं है ना कि वो चीज़ आप पे अप्लाई हो। स्टीव जॉब्स की लाइफ को आप कॉपी करने की कोशिश करोगे तो ज़रूरी नहीं है आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सो हर किसी की लाइफ से आप वो चीज़ें उठाते हो जो आपको लगता है कि सही होंगी, आप उसे टेस्ट करते हो। अगर आपकी लाइफ पे वो चीज़ वर्क करती है तो आप उसे फॉरवर्ड लेके जाते हो, नहीं करती है तो आप दूसरे मेंटर्स ढूँढते हो या दूसरे आइडियाज़ ढूँढते हो, दूसरे लोगों को ढूँढते हो जो वैसी बातें करते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि अब मेरी हर बात से इत्तेफ़ाक रखो। पर इसमें डिप्रेशन कहाँ से आ गया? मतलब ऐसी कौन-सी बात है भाई, एलैबोरेट करें आप करके अभिषेक साहू किसी कमेंट में कि कहाँ से आपको ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ? और दूसरी बात ये है कि डिप्रेशन के मतलब भी आपको पता है। डिप्रेशन इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिकल टर्म, ठीक है? और वो इस वजह से नहीं, मतलब आजकल इतनी फ्रिवलेसली लोग डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन ये यूज़ करते हैं। ज़रा-सा मूड खराब हुआ, डिप्रेस हो गए। ज़रा-सा कुछ लाइफ में प्रॉब्लम हुई, डिप्रेशन आ गया। अरे! डिप्रेशन ऐसे नहीं आता भाई, डिप्रेशन में जाओगे, निकल नहीं पाओगे। 10-20 दिन तक पड़े रहोगे बिस्तर में, दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, तो उसका ट्रीटमेंट होता है, तब आप बाहर निकलते हो। ज़रा-ज़रा से ऑब्स्टेकल्स में जब आप दुखी होते हो तो उसको डिप्रेशन नहीं कहते। आजकल वो एक फंडा चला हुआ है ना कि हर समय हर किसी को खुश रहना चाहिए। ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाला सिद्धांत है, ऐसा नहीं है। जब आप खुश रहते हो तो आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। यू हैव टू बी इन अ पोज़ीशन वेयर यू कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ। आप दुखी रहोगे, डिसीज़न तभी लोगे। दुखी रहने का मतलब ये नहीं है कि आप मुँह बनाए बैठे हुए हो। दुखी रहने का मतलब ये है, यू आर इन द थिंकिंग प्रोसेस, यू आर थिंकिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। यू माइट हैव फेल्ड एंड यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। फेलियर इज़ नॉट रॉन्ग बिकॉज़ व्हेन यू फेल इज़ ओनली व्हेन यू ट्राई टू मूव फॉरवर्ड। द वन हू सिट्स एंड नेवर ट्राइज़ इज़ द वन हू इज़ अ लूज़र। डू नॉट क्विट। इफ यू आर कीप ट्राइंग, you are still not failed. The failure happens when you quit. So no one is a failure till he is trying. So basically फंडा ये है कि no one is depressed. डिप्रेशन इस तरह से नहीं होता है जिस तरह से आप सोचते हैं कि किसी आदमी ने कुछ निगेटिव बात बोल दी किसी इंडस्ट्री को लेके, या कोई सच्चाई बता दी, या प्रैक्टिकल चीज़ें ऐसे चलती हैं तो वो डिप्रेशन में है या खुन्नस निकाल रहा है। और मैंने कौन सी खुन्नस निकाल दी भाई, मैं तो इतनी फिल्मों की तारीफ ही करता हूँ मतलब ज़्यादा तो मैंने तारीफ ही करी है पिक्चरों की। मैं आर्ट सिनेमा की या पैरेलल साइज़ सिनेमा की तारीफ़ नहीं करता, क्योंकि मुझे पता चला वहाँ जाके कि बहुत बच्चे बर्बाद हुए हैं जिनको मैंने देखा है। मुझे नहीं लगता आप उनसे मिले हो। पर जब आप रियल युद्ध में जाते हो, देखो अपने कमरे में बैठ के, महल में बैठ के ये बताना बहुत आसान है कि युद्ध कैसे होता है। अरे यार उसको क्रिकेट ऐसे खेलना चाहिए था, अरे कोहली ने छक्का ऐसे क्यों नहीं मारा, अरे यार आउट हो गया, इसको खेलना नहीं आता। पर फील्ड में खड़े होके क्रिकेट खेलना या फील्ड में वॉर ज़ोन में खड़े होके वॉर करना, इसमें बहुत डिफ़रेंस है। और ये तब समझ में आएगा, ख़ैर अभी मेरी बातें किसी को जिनको समझ में नहीं आती है, ना समझें। जब वो जाएँगे तब उन्हें समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं ये बार-बार बताता नहीं हूँ ये बात, पर ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मेरी वजह से, एंड आई एम प्राउड टू से दैट, जॉब मिली है मुंबई में। उनको मैंने भी नंबर दिए हैं। अब मैं सबको नहीं देता नंबर, तो मुझे मैसेज मत करना उसके लिए। मैं सिर्फ नंबर उनको देता हूँ जो मुझे लगता है दिल से जेन्युइनली काम कर रहे हैं और काम की भीख नहीं मांग रहे हैं, और उनके अंदर वो लगातार एक उत्सुकता है काम करने की। मैं उन्हीं को नंबर देता हूँ और हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। और बहुत लोगों को काम मिला है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं फ़ोन करके कि आपकी जो थ्योरीज़ थी, फंडेज़ थे, हमने ट्राई किए मुंबई में और वो वर्क करते हैं और हमें उसकी वजह से सक्सेस मिली। सो अच्छा है, जिसको हेल्प मिलती है मिलने दो, जिसको नहीं मिलती कोई बात नहीं। वेल मुझे भी केजीएफ पसंद नहीं आई, वेरी नाइस, अच्छी बात है, ऑनेस्टली आपने उस चीज़ को बोला। ये बात अच्छी नहीं है कि मतलब पसंद नहीं आई, पसंद आए ना आए वो अपनी ओपिनियन है, पर आपने ऑनेस्टली बोला वो इम्पोर्टेंट है।
बीजीएम इतना बेकार था कि राइट कान दुख गया। हाँ, बीजीएम एक्चुअली थोड़ा-सा गड़बड़ था, क्योंकि बीजीएम लगातार रुक ही नहीं रहा था। मतलब देयर वाज़ नो रेस्ट इन द फ़िल्म। तो मेरे को भी इरिटेशन हो रहा था, मेरी मम्मी बगल में बैठी थी, वो भी इरिटेट हो रही थी। फर्स्ट हाफ की एडिटिंग सक्स। हाँ, वो जो एक एक्शन सीक्वेंस था कार का, उसमें बार-बार वो ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी, मुझे उसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था। वो मैंने देखा है हॉलीवुड की फ़िल्मों में, पर उसका एक पर्पज़ होता है। यहाँ पे उसका कोई पर्पज़ नहीं था। वो पूरा फाइट सीक्वेंस, पूरा कार चेज़िंग सीक्वेंस भी दिखाते तो इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं, बल्कि वो अच्छे लगता। मैड मैक्स से मुझे भी आइडिया आ रहा था कि हाँ, मैड मैक्स जैसा है। समुराई मूवीज़ डिड नॉट जस्टिफाई द पीरियड व्हेन द फिल्म इज़ बेस्ड। पीरियड तो उन्होंने कहीं मेंशन ही नहीं किया है, कौन-सा पीरियड था वो दिखा 70s 80s का पीरियड दिखा रहे थे, जो कि इंदिरा गांधी का कॉपी किया था। सिनेमेटोग्राफी लाइटिंग वाज़ इंटरनेशनल, बॉलीवुड शुड ट्राई टू अचीव दैट क्वालिटी। सिनेमेटोग्राफी तो कमाल की थी, लाइटिंग अच्छी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मॉम के इमोशंस ओवररेटेड नाउ डजंट वर्क इन द स्टोरी। हाँ, क्योंकि वो स्टोरी तो दिखा चुके हैं ना केजीएफ 1 में, तो अब सिर्फ उसका एक्सटेंशन ही था, तो वो स्टोरी इसलिए वर्क नहीं कर रही थी। तो हमें ऑडियंस के हिसाब से फ़िल्म बनाना चाहिए, साला दिन-रात बाहर ये फ़िल्में देखो और उसकी तारीफ़ करो कि मास्टरपीस है यार, क्या कहानी है यार। फिर वैसे ही स्लो फ़िल्में साला चलती नहीं इंडिया में, क्या करें यार, पैसा भी कमाना है। प्लीज़ एक वीडियो बनाइए भैया कि हाउ टू मिक्स आर्ट विद कॉमर्स। और वैसे फ़िल्मों के एग्ज़ाम्पल्स भी जो क्रिएटिव और कमर्शियल दोनों हैं। और कौन-कौन से डायरेक्टर की फ़िल्में देखी है, सक्सेसफुल में फ़िल्म मेकर बनना है तो हमें ऑडियंस के हिसाब से फ़िल्म बनाना चाहिए। अरे! ऑफ़ कोर्स सी बात है, ऑडियंस के हिसाब से फ़िल्म बनाना चाहिए। मतलब कितनी आयरॉनिकल बात है कि आप फ़िल्म बनाते हो और उसके बाद आप ऑडियंस को देते हो कि भैया देखो और मुझे पैसा दो और बताओ कैसी लगी। पर आप कहते हो नहीं, पिक्चर तो मैंने ऑडियंस के लिए नहीं बनाई है, तो उनको दिखा क्यों रहे हो? फिर तो घर पे बैठ के देखो आराम से। अगर आप अपने लिए फ़िल्म बनाते हो, देखो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? आप कहते हो मैंने अपने लिए फ़िल्म बनाई, तो आपकी टारगेट ऑडियंस आप खुद हो। तो खुद देखो ना, पब्लिक के सामने क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो पिक्चर को? पब्लिक को क्यों दिखा रहे हो? अगर आप कहते हो मैं ऑडियंस के हिसाब से पिक्चर बना रहा हूँ, तभी तो आप ऑडियंस को दिखाओगे। भाई कन मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, मैं समोसा बनाता हूँ, पर मैं समोसा अपने खाने के लिए बनाता हूँ, तो मैं कैसा ही बना सकता हूँ। खराब बनाऊँ, अच्छा बनाऊँ, मैं खा लूँगा। पर अगर मैं समोसा बेचने के लिए बना रहा हूँ और मैं अच्छा नहीं बनाऊँगा, तो पब्लिक नहीं खरीदेगी, बुराई और करेगी। तो मैं ये कहूँगी नहीं, समोसे तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, पर खिलाऊँगा तुम्हें। अरे! कोई लॉजिक है इस बात का? ऑडियंस के लिए पिक्चरें बना रहे हो, उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हो, तो फिर ऑडियंस के हिसाब से फ़िल्म बनाओगे ना। तो लॉजिक समझो इस चीज़ का। ये फ़िल्म मेकर्स इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर्स की स्टूपिड बातें सुनना बंद कर दो, क्योंकि वो बहुत ही बेवकूफ़ी भरी होती है। साला दिन-रात बाहर की फ़िल्में देखो और उसकी तारीफ़ करो, क्या मास्टरपीस है यार, क्या कहानी है यार। फिर भी वैसी ही स्लो फ़िल्में साला नहीं चलती नहीं इंडिया में। अरे तो क्यों चलेंगी भाई इंडिया में? मतलब एक अजीब-सी बात है कि आप एक यूएस में एक मॉडल है, बिज़नेस मॉडल है, वो चलता है वहाँ पे। आप उसको उठाते हो, इंडिया में आके रखते हो और आप चाहते हो कि वो वैसे ही चले। नहीं चलेगा। इवन मैकडॉनल्ड्स के पास ज़्यादा अकल है। उसको पता है भाई हैमबर्गर यहाँ पे नहीं खाए जाते, तो उसने हैमबर्गर की जगह मैक-आलू टिक्की कर दिया, चिकन कर दिया, चिकन बर्गर कर दिए, मटन बर्गर हटा दिए, नहीं चल रहे थे यहाँ पे, तो आलू बर्गर है यहाँ पे, चिकन बर्गर है यहाँ पे। तो आपको कस्टमाइज़ करना पड़ता है चीज़ों को यहाँ पे। अब यूके की पिक्चर है, वो और स्लो होती हैं। यूके की पिक्चर में जब उसे अमेरिका में अडैप्ट किया जाता है, तो उसमें और गन्स और फाइटिंग सीक्वेंसेस और गालियाँ, फक, डैम, शिट सब डाल दिया जाता है। उसको इंटरेस्टिंग किया जाता है, तो आपको समझना पड़ेगा ना आपकी डेमोग्राफिक्स क्या है, और इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है, बार-बार इग्नोर किया जाता है। और जब हम इसको इग्नोर करते हैं और रिजल्ट्स नहीं आते हैं और आर्ट पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो हमको ऐसा लगता है कि यार हमारी चीज़ें क्यों फ्लॉप हो रही है, मैंने तो इतनी मेहनत करी। जबकि आपने मेहनत नहीं करी। आप सिर्फ जो आपका मन आ रहा था आप बनाना चाह रहे हो। आप एक इर्रेस्पॉन्सिबल फ़िल्म मेकर हो, जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि पब्लिक आपके बारे में क्या सोचती है, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, आप क्या बना रहे हो। जब आप ये सोचते हो कि आप ऑडियंस के लिए फ़िल्म बना रहे हो, दूसरों के लिए बना रहे हो, तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स ऑन योर शोल्डर। आपके शोल्डर्स पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि आपको फ़िल्म के अच्छी बनानी है, आप मेहनत करोगे उसके लिए। जब आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो आप कुछ भी कचरा बनाओगे, बिकॉज़ आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद हो कि कोई पसंद करे चाहे ना करे। उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की चीज़ हो नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है, बाकी जिसको जो लगता हो। पैसा भी कमाना है, ऑफ कोर्स पैसा कमाना है। पैसे नहीं कमाओगे तो फ़िल्में कहाँ से बनाओगे, घर कैसे चलाओगे? पैसा कमाना इतनी खराब चीज़ क्यों मानी जाती है? आर्ट विद कॉमर्स आर्ट विद कॉमर्स देखना है तो राजकुमार हिरानी की पिक्चर देखो। बहुत सारी फ़िल्में, पर आर्ट आर्ट फ़िल्में जो थी वो बेसिकली पुरानी फ़िल्में थी, जिसमें सेट बनाए जाते थे, मैट पेंटिंग होती थी, इसलिए उनको आर्ट फ़िल्म्स बोला जाता था। उसमें आर्ट का इस्तेमाल होता था बहुत ज़्यादा। उसको कॉमर्स के साथ मिलाने का मतलब ये है कि फ़िल्म को इंटरेस्टिंग बनाओ। आर्ट और कॉमर्स में ऐसा कुछ वो नहीं है कि आर्ट अलग है, कॉमर्स अलग है। बहुत सारी ऐसी आर्ट फ़िल्में जिन्होंने पैसा कमाया है बेसिकली। और मोस्टली जो आर्ट फ़िल्में होती थी, अगर आप उनकी हिस्ट्री समझोगे, तो वो हमेशा से गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड होती थी, जो कि कल्चर को बढ़ाने के लिए
गवर्नमेंट पैसे लगाती है और इसके लिए कई डायरेक्टर्स थे जो आर्ट फिल्म बनाते थे और उसमें एक मैसेज होता था जो गवर्नमेंट को दिखाना होता था, पब्लिक तक पहुंचाना होता था। अगेन एक एजेंडा होता था गवर्नमेंट का उसके लिए भी। तो आर्ट फिल्मों का जो सृजन हुआ है वो इन्हीं सब चीज़ों से हुआ है। ईरान में, यूएस में, हर जगह, यूरोप में भी जो फिल्में बनती हैं जो गवर्नमेंट फंडेड होती है जिनको आर्ट फिल्में बोला जाता है, उसके पीछे एक पर्पस होता था और फिल्म मेकर्स अपनी कीड़े वहाँ पे पूरे करते थे। और कॉमर्स वाली फिल्म सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि अगर फिल्म पैसा कमा रही है, अगर आर्ट फिल्म भी पैसा कमा रही है तो वो कमर्शियल फिल्म हो जाती है। पैसा कमा रही है, इट्स कमर्शियल फिल्म, बिकॉज़ कॉमर्स का मतलब ही वही होता है। और वैसे फिल्मों को एग्ज़ाम्पल भी जो क्रिएटिव और कमर्शियल दोनों हो। ये क्या इसका क्या मतलब है? रोहित शेट्टी की फ़िल्में भी क्रिएटिव होती हैं, ठीक है? बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, उसमें क्या ये ज़बरदस्ती के शब्दों का हेर-फेर और कुछ नहीं है। सारी फ़िल्में क्रिएटिव होती हैं और जो फ़िल्म ऑडियंस पसंद करे वो कमर्शियल होती है, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड और कोई क्राइटेरिया नहीं है। और कौन-कौन डायरेक्टर की फ़िल्में देखें अगर सक्सेसफुल फ़िल्म मेकर बनना है। सक्सेसफुल फ़िल्म मेकर बनना है तो सक्सेसफुल फ़िल्म मेकर्स की फ़िल्में देखो, सक्सेसफुल फ़िल्में देखो। हर साल की जो टॉप 10 ब्लॉकबस्टर फ़िल्में हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है, उन पिक्चरों को आप देखना शुरू करिए, आपकी फ़िल्में अच्छी बनने लगेंगी। बस और कुछ नहीं, दिस इज़ द थिंग। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, इफ यू वांट टू मेक अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड सक्सेस, यू हैव टू रीड केस स्टडीज़ ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स। सिंपल सा फंडा है। तो सक्सेसफुल फ़िल्में देखो, सक्सेसफुल हो जाओगे। ब्लॉकबस्टर फ़िल्में देखो, ब्लॉकबस्टर फ़िल्में बनाओगे। ऑनेस्टी लेवल, आई वाज शॉक्ड दैट यू आर सो ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। होना ही पड़ता है भाई साहब। मतलब एक जोश टॉक है विपिन कुमार का, उसमें इसने बहुत अच्छी चीज़ बताई है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जो उसने बोला था अ, कि 10 साल कनाडा में रहने के बाद अच्छा, ये जो एक्टर की मैं बात कर रहा हूँ विपिन, ये तारे ज़मीन में जो पिक्चर थी आमिर खान की, उसमें वो लड़का था दर्शील सफारी, उसका फादर बना था और काफ़ी फ़िल्मों में आ चुके हैं। ये एनएसडी पास आउट है, इरफान खान इनके शायद सीनियर थे या बैचमेट थे। और ये बाद में जब इनको काम ज़्यादा नहीं मिला मुंबई में तो ये एडिटिंग में चले गए, फिर एडिटिंग से कनाडा चले गए, फिर 10-15 साल कनाडा में रहे और लोगों को बोलते रहे कि मैं एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, जबकि इन्होंने ना कुछ एक्ट किया था, ना कभी डायरेक्ट किया था और किसी फ़िल्म में एक्ट भी नहीं किया था। 10-15 साल बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि यार, ना मैं एक्टर हूँ, ना मैं डायरेक्टर हूँ, मैं तो एडिट करता हूँ, मैं लोगों को एक्टर, डायरेक्टर करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो ये कितना गलत है। आई हैव टू स्टॉप लाइंग टू माई सेल्फ। एंड ये जब मैंने सुना था जोश टॉक, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार, ये सही बात है। यू कैन नॉट लाई टू योरसेल्फ। इफ यू आर lacking in something, you have to accept it, because if you don't accept it, you will remain in the delusion। जैसे कि ऊपर भाई ने बोला कि मैं delusional हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं delusional हूँ। अगर होऊंगा भी तो पता कैसे चलेगा? जाहिर सी बात है, पागल हो तो ना पता होता है पागल है। तो हो सकता है मैं पागलपने की बातें कर रहा हूँ, पर मुझे पता नहीं है। सो आई एम प्रिटी श्योर अबाउट माई टॉक्स। तो आप लोगों को लग सकता है, आप नीचे गालियाँ बक सकते हो, वो अच्छी बात है। बट ऑनेस्ट जहाँ तक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आई रिमेन ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, बिकॉज अदरवाइज हाउ विल आई इम्प्रूव? दिस इज माई थिंकिंग। व्हेन आर यू कमिंग बैक टू मुंबई? जल्द, बहुत जल्द आना ही है। पर अब मुंबई इतना डिपेंडेंट रह नहीं गया। मेरा सारा काम जूम से, फ़ोन पे या इन सब चीज़ों से हो जाता है, क्योंकि अब मैं राइटिंग का काम ज़्यादा उठा रहा हूँ, तो सब घर पे बैठ के हो जाता है। सर, मैं बॉलीवुड में किसी हेयर स्टाइलिस्ट को असिस्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे अप्रोच करूँ? इसका जवाब मैंने दे दिया है, गो एंड मीट देम डायरेक्टली। हेयर स्टाइलिस्ट कौन सी बड़ी चीज़ है भाई, जाके डायरेक्टली मिल लो उनसे। उनके बहुत सारे सलून्स भी हैं मुंबई में, तो आधे ज़्यादा सलून्स हेयर स्टाइलिस्ट के ही हैं। शिवाज सलून है, और वो भारत एंड डोरिस है, वो सब हैं। जाके डायरेक्टली मिलो, वो सब फिल्मों में काम करते हैं। बट एक, हाँ, फिल्म इंडिया करके बुक है जो मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ, अमेज़न में खरीद लो, क्योंकि मैं हर साल खरीदता था मुंबई में जब था वहाँ पे। उसमें सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, फ़ोन करो, काम मिल जाएगा। अ, मुझे भी सनी लियोनी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है अब। एक्टिंग देखते हो? वाह! केजीएफ 1 वाज़ बेटर देन केजीएफ 2। आई डोंट नो, आई नेवर कंपेयर्ड देम। huh 41 अमृत मोहंती 12 डी ने लिखा है, इट्स ओके सर, इट्स नॉट योर फॉल्ट। आप इस बात से परेशान मत हो कि लोग गाली देंगे। नहीं, मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ, लोग गाली देंगे। मुझे आप कमेंट करो, गालियाँ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप वीडियो नहीं देखते हो और ओपिनियन जनरेट नहीं करते हो। देखो, आप वीडियो देखो और उसके बाद एक ओपिनियन जनरेट करो। वो अच्छी ओपिनियन है, खराब ओपिनियन है, इट डज़न्ट मैटर। बट एक ओपिनियन जनरेट करो। पर आप बिना देखे ही ओपिनियन जनरेट करते हो और उस चीज़ों पे कमेंट करते हो जिसका कोई लॉजिक नहीं है, तो वो मुझे लगता है कि गलत है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मैं चाह रहा था कि मेरा जो चैनल है उसमें एक ऐसा कम्युनिटी बने और जहाँ पे लोग फ़िल्मों की बातें करें और लाइफ की बातें करें, सक्सेस की बातें करें, मोटिवेशन की बातें करें, इंस्पिरेशन की बातें करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें, कम्युनिटी बने फिल्म मेकिंग की। बट वो नहीं हो पाया और ज़्यादातर लोग जो हैं उनको फिल्म मेकिंग में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है और वो प्रिटेंड करते हैं वो फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है उनका, और इसीलिए बर्बाद होते हैं। दे जस्ट फोकस, फाइंड देयर वन थिंग इन लाइफ एंड देन फोकस ऑन दैट, दे विल बी मच मोर सक्सेसफुल। एनीवेज, मैं आपके साथ हूँ। मुझे केजीएफ 2 एकदम मस्त लगी फिर भी, क्योंकि
फिर भी अच्छा अच्छी लगी, बट क्योंकि आप मूवी को थोड़े ना बोल रहे हो, आप बस अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो। यार एग्जैक्टली मैं कहाँ फिल्म में काम, मैंने कब बोला कि प्रशांत नील यश ने अच्छा काम नहीं किया या मेहनत नहीं करी है? मुझे पता है इन्होंने बहुत मेहनत की है। और मैंने एक बार चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गंदा सा रिव्यू कर दिया था, तो उसके जो राइटर हैं वो मेरे बहुत से मित्र हैं, उन्होंने भी मेरे को फ़ोन करे गाली बकी थी, फिर उसके बाद बात करनी बंद कर दी थी बहुत दिन तक। क्योंकि मैंने उल्टा ये लिख दिया, उन्होंने बोला था कि तुम यार इतनी आसानी से पिक्चर को अभी देखे बिना सिर्फ ट्रेलर के बेसिस पे तुम पिक्चर को खराब रिव्यू लिख रहे हो, और कितनी मेहनत जाती है फिल्म बनाने में। और तब मुझे एज अ फिल्म मेकर रियलाइज़ हुआ कि बात तो सही कह रहे हैं कि फिल्म कैसी भी बनी हो, मेहनत तो बहुत जाती है फिल्म मेकर्स की, उसको एकदम से डिसरिगार्ड नहीं कर देना चाहिए। मुझे पता है बहुत मेहनत लगी केजीएफ 2 केजीएफ 1 बनने में, आरआरआर बनने में, पर मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा था कि मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए। मेरे एक्सपीरियंस मापदंड नहीं है कि पिक्चर अच्छी है कि खराब है, पिक्चर अच्छी भी हो सकती है, होता है मेरे मेरे को ना अच्छी लगी हो, अपनी अपनी चॉइसेस हैं। आपको मूवी अच्छी नहीं लगी देन इट्स ओके सर, ऐसा तो नहीं है कि एक चीज़ अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो सबको पसंद आए, जाहिर सी बात है। कितनी अच्छी बात लिखी है 41 अमित मोहंती ने। आपको मूवी अच्छी नहीं लगी, इट्स ओके, आप बस अपना रिव्यू दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी, आप बस ये थोड़े बोल रहे हैं फिल्म, अरे यार रिपीट कर दिया तूने, पर बात अच्छी बोली तूने, तो आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ यू। सो यहाँ पे मैं अपना ये चैनल का जो रिव्यूज़ हैं, जो कमेंट सेक्शन था, ये इसको बंद करता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है बकबक करते हुए, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कुछ और गप्पे मारेंगे। बाय बाय।